नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्यपथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन और बांग्लादेश के संबंधों की, नेपाल के हालात की, रूस यूक्रेन युद्ध की और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के जो तेवर हैं बिल्कुल बदलते से जा रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की अपील करते हुए कहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से ज़मीन से घिरा होना इस संबंध में एक अवसर साबित हो सकता है। ऐसे में जबकि चीन की नज़र खुद अरुणाचल प्रदेश पर है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर है, ये जो ऑफ़र दिया गया है बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की ओर से, इसको कैसे देखते हैं आप? तनाव बढ़ाने की कवायद? देखिए, एक तो मोहम्मद यूनुस का जहाँ तक दौरा था, जी 26 से 29 मार्च हो गए चीन में। जी लेकिन आप उससे पहले देखिए कि वो जाने से पहले उनकी कंडीशन खुद की क्या है। जी उनके खिलाफ उनके जो जिस सरकार के वो एडवाइज़र हैं, उसके खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहे हैं। जी अभी बात अलग आ रही है, अभी तो हसीना को भी लाने की बात हो रही है। जी अभी ये भी लग रहा है कि जो कट्टरपंथी वहाँ इतने फैल गए हैं, जो अपना वहाँ पर आपने देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि कट्टरपंथी एक तरह से पूरा शरिया कानून वहाँ लगाना चाह रहे हैं। जी और वो घूम घूम करके मतलब लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं कि अब एक तरह से अगर देखा जाए तो ISI या तालिबान वाली कहानी वहाँ होने जा रही है। जी तो कब तक चलेगा ये? आफ्टर ऑल धीरे धीरे लोग जो उस देश में जिसका GDP बढ़ गया था, लोग इतने खुले में थे, इतनी इकॉनमी अच्छी थी, अब वहाँ देखिए इन्फ्लेशन का क्या हाल है। जी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। जी और जो GDP बढ़ रही थी वो घट गई है बिल्कुल। तो उनके पास कुछ है नहीं अभी। अमेरिका ने भी उनका एड कम कर दिया था। जी $500 मिलियन ऐसे मिलता था, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है अभी जी उनके पास। जी और बीच में जो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, हिंदूज़ और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के खिलाफ अब इतनी चीज़ें बाहर आ गई हैं, जी अब उनको वही नहीं संभाल पा रहे थे पूरी दुनिया में। अमेरिका में भी देखिए उनके खिलाफ उनको बताया, बोला गया था कि ये नहीं होना चाहिए। तो इवन अभी जो विजिट इनकी हुई है 26 से 29, गए थे कटोरा लेके ही मांगने के लिए ही, जी क्योंकि चीज़ें इनके पास हैं नहीं। और अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उन्होंने कई कुछ स्टेटमेंट दे डाले। और उनको ये भी पता है कि उनकी खुद की कोई इतनी बड़ी न सरकार में हैसियत है न बाहर है। जी आप दो चीज़ों से देखिए कि अब तो इलेक्शंस भी वहाँ होने वाले हैं। जी तो इलेक्शंस में मुझे लगता नहीं कि ये खड़े हो पाएंगे, पहली जी बात, क्योंकि स्टैंडिंग उनकी कोई राजनीतिक स्टैंडिंग तो है नहीं। जी बिठाए गए थे वहाँ पर ला करके। और इस देश का वो देखिए, वहाँ पर उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी पिछले महीने बोल चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अगर इंस्टेबिलिटी इस तरह होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी मैं एक तरह से कहूँगा कि 15 साल के बाद हो सकता है एक डायरेक्ट थ्रेट इनको मिल रहा हो मिलिट्री की तरफ से जी कि भाई हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये ऐसी हालातों के बीच में और कुछ इनको दिखाई नहीं पड़ा। दूसरा, जाने से पहले वो भारत भी आने की सोच रहे थे। जी भारत ने वो तवज्जो नहीं दी इनकी इनको नहीं हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया, तो उनको और कुछ नहीं मिला। चीन ही एक जगह थी जहाँ ये जा सकते थे जी और वहाँ पर गए। और इससे पहले देखिए, याद कीजिए कि उन्होंने पहले कहा था कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए। जी क्यों बोला था? क्यों? इनको पता है कि सार्क के अलावा और कहीं से इनको उतनी चीज़ें मिल नहीं सकती। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो गए ये चीन के पास। हाँ, चीन जाके उन्होंने ज़रूर जितना भी इन्होंने मीटिंग हुई उसमें शी जिनपिंग ने $2.1 बिलियन का बोला कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी और उन्होंने यही बोला है कि आप आइए हमारे यहाँ बनाइए और बाहर बेचिए और अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको भी फ़ायदा होगा। तो अब चीन को ये फ़ायदा दिखाने गए हैं कि मतलब चीन को तो मालूम होगा ही होगा। हालांकि चीन से नया नहीं है, चीन इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। करीब $23.5 बिलियन की इनकी आपस की ट्रेड है। और मिलिट्री इक्विपमेंट भी ये चीन से लेते रहे हैं। जी टैंक हुए, गन्स हुई, एमुनिशन हुआ। और बाद में इनको खुद को पता लगा कि ये तो सब दूसरे दर्जे का है, जी सेकेंड हैंड है सारा। जी
तो सबमरीन भी आई, वो भी पुरानी हैं, लेकिन हैं, इनको चीन ने दिया है वेपन्स और सारी चीज़ें, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है इनका, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चीन जो भी करेगा, कर रहा है, वो अपने लिए करेगा। बिल्कुल। आप देखिए कि चीन ने जो इनको दिया, वो जो सेकंड हैंड इक्विपमेंट दिया, मिलिट्री इक्विपमेंट, लेकिन अपने लिए जो बनाएगा चिटगांग पोर्ट के पास या बाकी जहाँ वो जगह चाहता है, वो अपने हिसाब से बनाएगा। तीस्ता का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने खुद बोला कि म्यांमार से लेके वहाँ तक आएगा, वो अपने लिए कर रहा है। और जो वो भी देख रहा है कि कितनी इनस्टेबिलिटी है जी। बांग्लादेश में इस समय, चीन को पता है। चीन ने बांग्लादेश ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि शेख हसीना को वापस किया जाए, और आप देखिए भारत से स्टेटमेंट क्या गया कि शेख हसीना जरूर जाएंगी वापस बांग्लादेश में, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर वापस जाएंगी। जी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, वो इनको भी समझ में आ गई होगी। रोहिंग्याज की जो प्रॉब्लम है म्यांमार के साथ इनकी, वो काफ़ी बड़ी है, जी। और इनको लगा कि चीनी शायद उसमें मदद करे, बिकॉज चीन का संबंध वहाँ की गवर्नमेंट से ठीक है। हेल्थ के मामले में पहले तो खुला था, भारत आते जाते थे, जब से भारत ने इनकी हरकत देख करके वीज़ा और बाकी चीज़ें टाइट की, तो इनको मुश्किल हो रहा है। जी। उसके लिए भी इनको भागना था कहीं ना कहीं। इनको लगा कि और तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो एक ही जगह है जहाँ चीन, उनसे बात करो। तो है इनके पास, चीन को इन्होंने बोला है एनर्जी इंफ्रा बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो इनके एनर्जी सेक्टर खासकर इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम तो भारत से ही था। जी। अडानी आपको पता है सब लार्जेस्ट वो थे इनके पास, जी। वही सारा सप्लाई कर रहे थे, वही प्रॉब्लम आई गई हैं। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है इनके पास हैं। और देखिए इनके 26 को ये गए हैं चीन में, 25 को अमेरिका के पैसिफिक कमांड के जो डिप्टी कमांडिंग जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल पॉवेल, वो आए थे। तो ऐसे तो नहीं आए हैं, चले गए हैं इनके पास। और चीन का जो मेन इंटरेस्ट है, देखिए चीन को इंडियन ओशन में उसको एक फुट होल्ड चाहिए, एक उसको नेवल बेस चाहिए, जिसके लिए वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से टच में है, क्योंकि उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहाँ उसको अभी भारत का डोमिनेशन है। वहाँ पर हमारा भारत का जो अंडमान है निकोबार कमांड है वो है, तो वहाँ पर भारत का डोमिनेशन है। और वो कुछ न कुछ वो चाहता है कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में कुछ सिक्योर करे अपने लिए। जी। क्योंकि उसके 40 से 50% ट्रैफिक वहाँ से जाती है, जो सी रूट है, सी ट्रैफिक है उसकी। तो ये जो है वो चाहता है कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली बात है, सी वाली, उसमें इसको इंक्लूड करे। और ख़ास करके उसने क्याक्योपू एक पोर्ट बनाया है जो म्यांमार में है, काफ़ी बड़ा उसने पोर्ट वहाँ बनाया है। वहाँ वो इसको फुटहेल्ड चटगांग में चाहता है कि उसके थ्रू भी वहाँ पर अपना कुछ फुटहोल्ड बनाए। जी। और जहाँ बनाता है आपको पता है 90-100 साल की वो लेता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या समझेंगे तब तक हो सकता है कि लेट हो जाए। और हाँ, जो इन्होंने बात की कि भारत के 7 देश लैंड लॉक्ड हैं, कौन सी नई बात की इन्होंने? कोई नई बात तो है नहीं इसमें। जी। लेकिन शायद ये डर करके बोले, मुंह खोल करके नहीं बोल सकते थे जी। चीन को कि आप आओ, मैं मदद करूंगा आपको जी। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का वो करने के लिए। क्योंकि जो चिकन नेक हमारा कॉरिडोर है, जी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, वो सब जानते हैं, चीन की नज़र है, हम हमारी नज़र खुद की उस पर है, जी। उसको ठीक रखने में। जी। और देखिए स्ट्रेटजिक, इस तरह के स्ट्रेटजिक इश्यूज़ में हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। अपने लोगों पर नहीं कर सकते कि हमारे लोग जो वहाँ सेटल्ड हैं वो कहीं ना इनके उसमें न चले जाएं। जी। और जिस तरह के सेटलमेंट वहाँ पर हैं हमें पता है। जी। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, और इसके लिए हम किसी की मदद के दरकार नहीं कर सकते कि अमेरिका आके मदद करेगा, कोई और करेगा। जी। तो ये जो इन्होंने बोला है, नई बात नहीं बोली, लेकिन इन्होंने अगर ये बोल दिया है, इसका मतलब एक तरह से है कि सीधी थ्रेट हमको दे रहे हैं, भारत को, जी। कि हम नॉर्थ ईस्ट को चाहेंगे कि चीन आए और चीन के साथ हम मिल करके ये करें। जी। लेकिन वो सोच इनकी है, जो इनकी सोच तो जब से आए हैं तब से उल्टी रही है ऐसी, और अभी तक जब खुद कुछ नहीं हासिल कर पाए तो चीन के साथ मिल करके कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए चीन भी नहीं चाहेगा खुद ये करना, जी। अनलेस मैं कहूँ कि यहाँ चीन, अमेरिका, रूस सब मिलकर करें, वो अलग की बात है।
चीन भी नहीं चाहेगा। चीन अपने देख करके जो हालात, वो स्ट्रेटजिक हालात दुनिया के देख रहा है चीन, मिडिल ईस्ट से लेकर के और यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका के साथ जो उसके संबंध हो रहे हैं, क्योंकि अब तो ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है जी कि रूस वगैरह कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा अगर फोकस है तो चीन के ऊपर। तो चीन क्या चाहेगा कि अमेरिका के साथ भी उसकी अनबन इस तरह रहे, जी थ्रेट रहे, और भारत के साथ भी रहे। जी तो 2 या 3 फ्रंट वो नहीं खोलना चाहेगा। जी लेकिन जो भी हो, स्ट्रेटजिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमको इसके ऊपर काफ़ी जोर देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और विचार दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये जो है, इसमें अब देखिए यही नहीं कर रहा है चीन। इन्होंने ऑफ़र किया था उसको सोनाडिया जो आइलैंड्स हैं इनके डीप सी पोर्ट के लिए, 7 किलोमीटर दूरी है चिटगोंग से, वहाँ से। तो ये जो है और म्यांमार को कनेक्ट करता है। तो ये ऑफ़र तो इन्होंने दिया है, लेकिन कितना चलेगा उनको भी पता है, और चीन को भी पता है कि यूनुस वहाँ रुकने वाले नहीं हैं। कम समय इनके पास, अगली सरकार कौन सी आती है और क्या करती है वो नहीं कह सकता चीन। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद मोहम्मद यूनुस ने नहीं सोचा कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भारत के पास ऑप्शंस नहीं हैं, भारत के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। भारत अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट पेस पर है, सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में हम क्या कर रहे हैं और इंडियन ओशन में भी क्या कर रहे हैं। हमारा अंडमान निकोबार कमांड तो है ही है, वो लक्षद्वीप भी है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ भी है। तो हमारी जो, हाँ इतना ज़रूर होगा कि अगर चीन इतना नज़दीक आ गया तो शायद हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में थोड़ा असर पड़ेगा। जी तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम और डीप क्या कर सकते हैं। और जो हमारे तकरीबन लक्षद्वीप में देखिए तकरीबन 36 आइलैंड्स हैं, अंडमान में तो हमारे 572 आइलैंड्स हैं, जी और उसमें इनहेबिटेड सिर्फ जिसमें लोग हैं 30-35 ही हैं। तो हमें देखना पड़ेगा बाकी में हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कि उसको उस पर जो है हम अपना पूरा फोर्स रखें कि उधर से जो है हम रिएक्ट कर पाएँ, कोई ऐसी अगर सिचुएशन आती है तब। और देखिए इसके रिएक्शंस बहुत हुए हैं जो इन्होंने बोला है। नॉर्थ ईस्ट तो लोगों ने यहाँ तक क्या है कि अब समय आ गया कि अब तो जिस बांग्लादेश को हमने अलग किया था पाकिस्तान से, जी उसी बांग्लादेश में अब जो है आपस में उनको अलग करना पड़ेगा। जी कि जो हिंदी मेजॉरिटी का एरिया है इनके पास भी इन्होंने हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, जी और जो मेन एरियाज हमारे हैं वहाँ पर है कि इनको भारत जो है एक्शन ले। और जो चिटगांग और जो बाकी इलाके हैं, चिटगांग खासकर हिल ट्रैक्ट्स में, वहाँ मैक्सिमम हिंदूज़ हैं, जी कुछ इलाके में बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पर उनको जो है फिर अलग एरिया मिले। जो ये शायद नहीं सोच रहे हैं कि और कोई नहीं कर सकता, भारत ही कर सकता है। जी तो यूनिस उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। और यही नहीं, आप देखिए चीन के एम्बेसडर का जो स्टेटमेंट उन्होंने 3-4 दिन पहले दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम तो क्लोज कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, और ये जो है उधर जा रहे हैं तोड़ने की बात करने के लिए। और क्या अमेरिका अलाउ करेगा कि चीन का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ जाए बांग्लादेश में? जी आप लिंक कीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन पहले अगर इनके यूएस पैसिफिक कमांड के अगर डिप्टी कमांडिंग जनरल वहाँ गए हैं तो ऐसे तो नहीं गए होंगे। बिल्कुल तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। चीन को बहुत ज़रूरत है कि भारत के साथ इस समय रिलेशंस ठीक रखे। चीन की ज़्यादा ज़रूरत है, भारत को उतनी ज़रूरत नहीं है। भारत तो जी अपनी तैयारी कर रहा है, थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन भारत करेगा। लेकिन भारत को भी चाहिए, हमको भी चाहिए कि हम चीन को एंगेज रखें इन सब मामलों पर। कि जैसे वो है ही है कि इस मामले में दुनिया में कोई किसी का कोई दोस्त और परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जी जो अपनी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, जो भारत ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है रूस यूक्रेन के मामले में, यूरोप को और अमेरिका को, कि भाई हम तो अपना स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट लेके चलेंगे, और वही भारत कर रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवामी लीग और बाकी पार्टीज जो हैं बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश के बारे में सोच रहा है, जो भारत भी चाहता है कि नेबर फर्स्ट हो, बांग्लादेश आगे बढ़े, उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए, उसको हमें पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। इलीगल जितने बांग्लादेशी हैं जी
अब ये समय है कि उनको हर हालत में बांग्लादेश वापस भेजा जाए, क्योंकि बांग्लादेश को लग रहा है उनको ज़रूरत अपनी ज़्यादा है उनकी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश में वो नहीं रह सकते, उनको अपना देश बांग्लादेश में अलग होना चाहिए, तो नेचुरली मदद हमें करनी चाहिए। तो जैसे मैंने कुछ कहा कि वो सिलेट का इलाका है, चिटगांव का इलाका है, राजशाही का इलाका है, वहाँ पर लोग हैं काफ़ी, गोपालगंज के साथ का जो एरिया है। तो अगर मोहम्मद यूनुस चाहते हैं तो 3 टुकड़ों में बांटना बांग्लादेश को, तो ये भी हो सकता है सही बात। कि अगर उस तरफ वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ बोल गए वहाँ पर जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था उन्होंने एक जगह पर। शायद अगर वो भारत के साथ मिल के बात करते, सार्क को आगे बढ़ाने की बात करते, तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, और उनसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोगों की, क्योंकि वो अपना फ़ायदा तो कर चुके हैं, जी। अपना तो बना चुके हैं सब कुछ। उनका पूरा परिवार से लेके सब कुछ उनका तो अमेरिका में अगर है, जी। फ्रांस में भी है, तो वो ठीक है उनका। लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश के लोग इस तरह नहीं सोचेंगे जो इनकी सोच है। और भारत हर तरफ से अपने आप को तैयार रखा है, और अब और करेगा, और इनकी तरफ भी, कि ऐसे लोग जो है जल्दी से जल्दी, मैं कहूँगा कि बांग्लादेश को खाली करके जाएं, जी। तभी जो है बांग्लादेश के भला हो सकेगा। जी, बिल्कुल सर। सर, नेपाल में राजशाही के समर्थन में और सरकार के विरोध में प्रदर्शन क्या दर्शा रहे हैं? और ये सही है कि वहाँ सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं, लेकिन पूर्व में राजशाही भी सफल नहीं हुई थी। ऐसे में नेपाल का भविष्य किस ओर जा रहा है? अब जब आपसे बात कर रहा हूँ तब एक खबर और है कि नेपाल के राजदूत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन ऐसे में जबकि उनके पोस्टर वहाँ लहराए जा रहे हैं, तो शिष्टाचार भेंट तो नहीं हुई होगी सर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मतलब ये आयरनी है कि देखिए नेपाल में 17 साल में, जब से राजशाही गई 17 साल जी। हो गए, जी। अभी इन 17 सालों में 13 सरकारें हो चुकी हैं। जी। आप समझ लीजिए कि समझना कि हम लोग देख ही रहे हैं, जितनी जल्दी 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में सरकार बदल रही है, तो वहाँ डेवलपमेंट क्या होगा? जी। जनता की भलाई कोई नहीं सोच रहा है, वो सब अपनी भलाई सोच रहे हैं, तभी वहाँ पर ये हालत हुई है। और अभी जो 9 मार्च से ये शुरू हुआ है प्रदर्शन राजशाही के लिए कि दोबारा वापस आना चाहिए, और किंग ज्ञानेंद्र जब ये आए थे वहाँ पर और ये प्रदर्शन चालू हुए, लेकिन ये पहला नहीं है, 2024 में भी हुआ था। जी। उससे पहले छिटफुट आवाज़ आती थी, जी। लेकिन 2024 से लोग और मुखर हुए हैं, जी। और 25 में और ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों को लगा कि ये तो सिस्टम हमारा पूरा ही बेकार हो गया। जब तक ये हिंदू राष्ट्र थे, इनको सब जगह से मदद मिल रही थी, इनका अपना कल्चर था, जी। अपने ट्रेडिशंस थे। अब इन्होंने सेकुलर बन करके कम्युनिस्ट आ गए, बाकी आ गए, इनका पूरा जो ढांचा था, जो बेस था, जो इनकी जो बेसिक कल्चर था, रूट्स थे, वो जी। सब खत्म हो रहे हैं। जी। इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हो गया है, बेकारी सबसे ज़्यादा, पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा बेकारी बढ़ गई है वहाँ पर। जी। तो आप देख लीजिए कितना एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर चल रहा है। और ये जो प्रदर्शन हुए हैं, पहला जो 9 मार्च को हुआ था पिछले महीने, जो एयरपोर्ट से जब आए थे किन ज्ञानेंद्र वहाँ पर, और उसके बाद 28 को जो हुआ था, 28 वाले में तो गवर्नमेंट ने पूरी अपनी पुलिस और आर्मी और सब लगा दिया था, जिसमें 2 लोग मारे भी गए थे। जी। तो ये प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं, और मुझे लग नहीं रहा है कि रुकेंगे भी, क्योंकि लोगों की डिमांड यही है कि दोबारा जो है राजशाही वापस आए। कि उनको लगता है कि राजशाही में तो ये था कि डिसीजन लेने वाले 2-3 1-2 लोग थे और काम तो होता था। जी। यहाँ तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है नेता अपने लिए कर रहे हैं, जब सरकार इतनी बदल रही है अपने लिए किए ही जा रहे हैं। 81% पॉपुलेशन नेपाल की हिंदूज की है, तो कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। जी। और वो क्योंकि उनकी पूरी कल्चर ट्रेडिशन सब खत्म किए जा रहे हैं, उन पर जोर पड़ रहा है। और जो अभी जो लोगों की सोच है, एक्चुअली वो देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जो बेसिक चीज़ें इतने आराम से थीं, और ये नहीं था, नेपाल के लोग कम से कम चीज़ में भी बड़े सुखी थे, जी। लेकिन वो भी कम से कम उनको अब नहीं मिल रहा है।
जी। भारत से इतनी चीज़ें मिलती थी, जब से चीन आया है तब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और अब सिर्फ भारत नहीं, देखिए अगर मैं एज ए नेपाल के नागरिक की बात करूं, तीन उसके पास मतलब तीन पार्टों में पिस रहा है। खुद को छोड़ देते हैं, उनके जो लोग हैं उनको छोड़ रहा हूँ। चीन जी। है, जी। भारत तो है ही, भारत शुरू से है, और तीसरा अमेरिका भी अभी है। जी। अमेरिका भी अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ा रहा है। अमेरिका ने उनको एक मदद दी है, तकरीबन $500 मिलियन की मदद दी थी अमेरिका ने कुछ चीज़ों में वहाँ पर। जी। एक अमेरिका ने वो रखा था MCC, जो है वो उसका है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है, जो SPP के थ्रू स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम उसके थ्रू दे रहा था, जो बाद में हालांकि उन्होंने बंद किया। उनको लगा कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ कर रहा है, तो ये भी चीज़ें उसमें थी। और जैसे मैंने कहा, डिमांड ये पुरानी है, वहाँ पर लोग परेशान हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि राजशाही वापस आए। सॉरी आएगा, इसको काट देना भैया हाँ ना। उस बीच में निको कर देना। अभी देखिए प्रेजेंट जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, अब वो घूमते तो रहे हैं हर जगह, लेकिन उनको मदद कहीं से नहीं मिल पा रही है। और जो अभी प्रदर्शन हुए हैं, उन प्रदर्शन में आपने सही कहा कि योगी के इतने वहाँ गए फोटोग्राफ, और योगी देखिए कुछ गुरखों के वहाँ के गुरु हैं, जी। नाथ परंपरा को मानने नाथ वाले लोग परंपरा हैं। को मानने वालों के गुरु हैं वो। जी। तो लेकिन हालांकि PM ओली का एक बयान आया था कि हमें विदेशी गुरुओं की जरूरत नहीं है, जी। लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि जरूरत नहीं, लोग चाहते हैं, लोग उनका पोस्टर लेके घूम रहे हैं। जी। वहाँ योगी थोड़ी ना अपना पोस्टर लेके घूम रहे हैं, जी। तो वो उनको देखना पड़ेगा। बड़ा साफ है कि देखिए कम्युनिज्म वहाँ फेल हो चुकी है जी। नेपाल में, भारत में तो हो ही गई थी। जी। और ये जो है चीन भी अच्छी तरह समझ रहा है कि वहाँ कम्युनिज्म फेल हो गई है, जी। इसीलिए चीन खुल करके नहीं आ रहा है। जी। चीन और भारत दोनों जो है उनको पता है कि अगर राजशाही वापस भी आ गई तो उनके साथ भी अच्छे रहेंगे। जी। हाँ, कौन ज़्यादा अच्छा रहता है वो अलग की बात है। जी। तो इसलिए आप देखिए इतने प्रदर्शन 2024 में मैंने कहा ये बात चल रही है, बट चीन भी खुल करके किसी के समर्थन में नहीं आ रहा है, जी। न गवर्नमेंट के और न बाकी लोगों के। और अभी इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, खास करके जो RPP राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है, जो कि समर्थन दे रही है राजशाही को, वो कह रहे हैं कि इनकी बैकिंग जो है किंग ज्ञानेंद्र कर रहे हैं। उनके कई लोगों का इन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दिया, किंग ज्ञानेंद्र को कहा जा रहा है कि नज़रबंद कर दिया। जी। उनके घर के सिक्योरिटी बाहर है। जो है पूरी आर्मी और पुलिस फोर्स वहाँ लगी हुई है। जी। सपोर्टर्स को उन्होंने निकाल दिया है, बाहर कर दिया है। तो देखिए जो ये अभी प्रोटेस्ट हुआ था, जो नवराज सुवेदी ने जो मूवमेंट ज्वाइंट लोगों को लेकर के किया था, उनको भी इन्होंने अरेस्ट किया है, लेकिन लोग फेडअप हैं। जी। करप्शन इतना ज़्यादा है, आप जाके वहाँ से पूछिए क्या हालत है, देख करके बगल में देखते हैं कि यहाँ क्या हाल है, वहाँ क्या हाल है, भारत में और वहाँ। तो ये सब चीज़ों को ये कुछ लोगों को नज़रबंद करके या उनको अरेस्ट करके नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये लोगों की आवाज़ है और ये चलेगी ही आगे। और जो ये अपने लोगों को जब यूनाइट नहीं कर पाए, KP शर्मा ओली या प्रचंड, तो आप देख सकते हैं कि वो दूसरों को कैसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल भी अपने आप को सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही नहीं कहता, हिंदुत्व को मानता है। जी। और वो देख रहा है कि भारत ही नहीं, दुनिया में हिंदुत्व कितना आगे बढ़ रहा है, तो ये जरूरी है कि भारत में भी बढ़ेगा। जी। और मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव इस समय नेपाल की जनता को करना है, जी। तो जो सरकार अभी है, कम्युनिस्ट सरकार है, उसकी जगह वो एक राजशाही को चाहेंगे कि एक राजा या रानी दोबारा आएँ, जो चलाएं जैसे पहले चल रहा था, कि शायद इनके और सुखी रहेंगे। जी। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में अब ज़मीनी हालात क्या हैं और संघर्ष विराम की क्या संभावना आपको नज़र आती है? और इसके साथ ही 2-3 इसमें मेरे और भी क्वेरीज़ हैं कि एक तो एक बड़ी समानता दिख रही है रूस और यूक्रेन में कि दोनों ही ट्रंप के प्रस्ताव पर बड़ा स्लो चल रहे हैं
और दूसरा एक अभी एक खबर मैंने पढ़ी कि रशियन आर्मी में 1 दशक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो एक तरफ संघर्ष विराम का प्रस्ताव, दूसरी तरफ भर्ती का अभियान। और तीसरा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो रूस को भी धमकी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि अगर नहीं मानोगे तो हम आप पर भी तमाम सैंक्शन और लगा देंगे। तो लगता है कि पुतिन बड़े शांत और संयमित हैं, जबकि कोई दूसरा धमकी देता है तो तुरंत जवाब भी देते हैं। तो चल क्या रहा है सर? देखिए, 2-3 चीज़ें जो पॉइंट्स आपने दिए, पहले हम लेंगे कि युद्ध की हालात क्या हैं। जी आप देखिए, पहले युद्ध की बात होती थी जी कि रूस यूक्रेन में ये हो रहा है, जी और यूरोपियन यूनियन, नाटो खास करके काफ़ी बोलता था जी कि ये है, इतना आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेन मदद दी जा रही है, आप पिछले दिनों में जब से ट्रंप आए हैं, कोई बात नहीं हो रही कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, जी रूस क्या कर रहा है, जी ये नहीं आ रही है खबर। ट्रंप क्या कह रहे हैं वो खबर आ रही है। जी यूरोप तो बाहर ही है, कोई पूछ नहीं रहा है। जी जेलेंस्की के बाहर ही हैं, नहीं तो हर कभी ना कभी उनकी रोज की खबर थी, रोज वो स्टेटमेंट देते थे। जी अब पूरी चीज रह गई है। मैं अगर उसमें कहूँ, हम लोग तो हम तो पहले से कह रहे हैं, आप दर्शकों को याद होगा कि हमें बोलते आ रहे हैं कि इतनी जल्दी ये नहीं होने वाला था। जी जो ट्रंप कहते थे कभी कि हम 24 घंटे में युद्ध बंद करा देंगे, जी 2.5 महीने होने वाले हैं तकरीबन। जी जी कौन सा युद्ध में कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं जी किसी चीज़ को लेकर के बंद होने का। हम लोगों ने चैनल पर ये भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि पुतिन जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे। जी वो चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके ज़मीन पहले कब्जा कर लें, जी जो वो चाहते हैं, और वो लेके चलते रहेंगे। जी वो अपने टर्म्स पर मानेंगे। और देखिए, वही चीज़ हो रही है अभी। इंटरेस्ट दो ही का है, जी अमेरिका, और मैं अमेरिका नहीं कहूँगा, मैं ट्रंप कहूँगा। जी ट्रंप का, अमेरिका का इंटरेस्ट तो पहले भी था जब जो बाइडन थे, जी लेकिन वो इंटरेस्ट बिल्कुल अब बदल गया है, ख़त्म हो चुका है। ट्रंप का इंटरेस्ट और पुतिन का इंटरेस्ट। और इसी में जो है, अगर आप देखिए ज़मीनी हालात में देखिए, तो जो आप कह रहे हैं पुतिन अपना चल रहे हैं आराम से। जो हम लोगों ने पिछली बार कहा था, उनका एम है कि जो ये 3-4 मेन सिटीज़ हैं, जी। पोक्रोवस्क है, ज़ैपोरिज़िया है, डोनेस्क में के इलाके में, और हो सके तो खार्किव, जो अभी खार्किव से दूर हैं। खार्किव यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है कीव के बाद। वो उसके नज़दीक पहुंच जाएं या इनको पहले हथियार लें, और ये बहुत नज़दीक हैं। अभी कल भी उन्होंने, परसों, 1-2 गांव जो पोक्रोवस्क के पास है वो कब्जा कर लिया है। जी तो ये ज़ैपोरिज़िया में शेलिंग कर रहे हैं। 2/3 ज़ैपोरिज़िया इनके पास है, कुछ बाहर है, तो वो भी इनके पास है। और जो एक यूक्रेन के पास था, यूक्रेन के पास अब कुछ भी नहीं है कहने के लिए। कर्स्क का एरिया था जिसकी बहुत बात करते थे जेलेंस्की, अब वहाँ भी इनका कुछ नहीं रह गया। जी इनके खुद के जो है, जो गए थे वो तो मारे ही गए, जो बच गए हैं वो रूस की दया दृष्टि पर हैं कि क्या उनके साथ करता है रूस। और टॉरस का इलाका है जहाँ यूक्रेन की आर्मी ने बोला है कि बहुत हेवी फाइटिंग चल रही है। जी तो ये न्यूज़ देखिए कहीं नहीं आ रहा है। सीज फायर की बात चल रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। यूक्रेन हारता ही रहा है, और कितना वो हार रहा है इसकी बात अब नहीं हो रही है। जी जबकि सीज फायर के बाद यूक्रेन बहुत कुछ खोएगा, बहुत कुछ हारेगा। ज़मीन तो जो गई गई, मिनरल्स भी उसके चले जाएंगे। जी तो वो चीज़ अभी नहीं इनके सामने आ रही है। और जो एक अमेरिकन थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर, ISW, जी जो शुरू से ये इस लड़ाई, हर जगह लड़ाई के बारे में वो बहुत डीप रिसर्च करके बताते रहते हैं, उनका कहना है कि मार्च के महीने में रूस ने यूक्रेन में तकरीबन 240 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है, जी सिर्फ मार्च के महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि मार्च से ही तो बातचीत तो चली रही है, जी जनवरी से बातचीत चल रही है इसकी। लेकिन पुतिन अपने एम पर चल रहे हैं, बिना बताए, बिना कुछ कहे हम कितना क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कब्जा किए जा रहे हैं। और अब जो अमेरिका के जो प्रपोजल्स थे, पूरे तो आए नहीं हैं सामने, नेचुरली अभी वो भी स्टडी कर रहे हैं। पुतिन ने तो आज ही बोला है जेलेंस्की ने कि भाई वो तैयार हैं, क्योंकि वो तो हारते जा रहे हैं। और अगर टाइम इतना मिलता रहा पुतिन को, तो मेन सिटीज अगर ले लिए
तो फिर जेलेंस्की के पास कुछ खास रह नहीं जाएगा। जी अब जो 8 प्रपोजल शायद मेन हैं, 8 पैरा, जिसमें अ, यूक्रेन ने तो कह दिया है कि हम रेडी हैं भाई एक्सेप्ट करने के लिए। पुतिन ने कहा है कि वो सारे उस पर उनकी जो मेन इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, उस पर जो है वो उसमें एड्रेस नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो अभी तैयार नहीं है। जी जिस पर नाराज़गी भी दिखाई थी ट्रंप ने। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं। रूस के जो एम्बेसडर हैं डेजिग्नेट, जो गए हैं अभी नए, जी वो मिलने वाले हैं ट्रंप से। आई जी। थिंक आज या कल में ही है, जी कल है जी मीटिंग। जी और एक बड़े सीनियर इनके ऑफिशियल हैं रूस के, जी जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि अमेरिका के जनरल स्टीव विटकॉफ, जो अमेरिका के इंटरलॉकुटर हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई के लिए, उनसे मिलने वाले हैं वहाँ। जी तो ये भी बात वहाँ चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा जो आप कह रहे थे कि वो ट्रंप दिखाएंगे नाराज़गी इनके और पुतिन की, क्योंकि दोनों को पता है जी कि अब जो कुछ भी रह गया है दोनों ने मिल आपस में ही बांटना है। जी पुतिन जब कुछ रखेंगे प्रेशर यूक्रेन पर, तभी यूक्रेन एग्री करेगा अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं उन पर। जी अगर पुतिन प्रेशर नहीं डालेंगे यूक्रेन पर, तो जेलेंस्की भी तो पहले कह रहे थे, जी। एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मिनरल डील को। जी उन्होंने कहा था कि हम फिर स्टडी करेंगे जो मिनरल डील अमेरिका ने बोली है। जी और देखिए मिनरल डील में भी हम आगे देखेंगे, प्रॉब्लम है। जी तो अब वो प्रेशर, ट्रंप भी चाहते हैं कि पुतिन भी प्रेशर डालते रहें कि यूक्रेन एग्री करे। जी जब यूक्रेन एग्री कर जाता है, वो दिखाएंगे भी कि हम भी पुतिन पर प्रेशर डाल रहे हैं। जी तो ये टैक्टिक्स चल रही है जी अभी के जो हालात हैं उसमें। हाँ, अभी जो है इमीडिएट सीज फायर की बात पुतिन नहीं चाहेंगे। जी एक जो बात हो चुकी है 30 दिन पहले कि एनर्जी पर एक दूसरे के नहीं अटैक करेंगे, वो भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। जी क्योंकि रूस ने ही कहा है कि यूक्रेन ने जो है उनके ब्रयांस्क में उनके जो एनर्जी सेक्टर पर उसने हमला किया है। वही चीज़ यूक्रेन कह रहा है। ब्लैक सी एक मेजर इशू था जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था कि ठीक है हम शिपिंग वहाँ चलने देंगे, लेकिन वहाँ भी मॉडलिटीज अभी वर्कआउट नहीं हो पाई हैं, जी वो भी पूरी तरह तैयार नहीं है। जी तो बिल्कुल ये अभी बहुत स्लो लेवल पर ही चल रहा है। और यूरोप यूनियन तो बिल्कुल अलग हो गया है। जी। यूरोप यूनियन का कहना है कि अगर इस तरह की डील चली तो ऐसा लगेगा कि रूस जो एक ऑक्युपाइंग फोर्स है उसको जो है प्रायोरिटी दे रही कि जितना तुमने कैप्चर कर लिया तेरा हो गया, जी ये आगे के लिए हो जाएगा। तो ऑक्युपाइंग फोर्स है, वो तो अब विक्ट्री मेजर उसके पास चली जाएगी और एग्रेसर है वो उनके हिसाब से। लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, उसको जो कहा गया वो हो रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि यूक्रेन का तो टोटल सरेंडर हो गया, जी उसको तो कुछ मिला ही नहीं इसमें। टोटल सरेंडर वो कह रहे हैं, छुपे 2 चीज़ें कहनी है टोटल सरेंडर में उनको। जो रूस ले रहा है, पुतिन ले रहे हैं, वो तो है ही है, मिनरल्स और बाकी चीज़ें तो यूएसए ले जाएगा। जी तो ये तो इनको भी नहीं मिलेगा कुछ, यूरोप को। तो ये भी एक चीज़ वहाँ पर जो ये कह रहे हैं। और ट्रंप ने श्योर तो किया कि होगा। उन्होंने ये भी बोला है कि पुतिन एक डिफ़िकल्ट आदमी है लेकिन वो मान जाएंगे। अब कैसे मानेंगे, कितना मानेंगे, वो नहीं कहा उन्होंने। यूक्रेन ने कह रहा है कि हमारी सिक्योरिटी देखी जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हाँ सिक्योरिटी यूक्रेन की रहेगी, बट कैसे रहेगी ये भी नहीं बता रहे हैं। जी नाटो में नहीं रहेगा, नाटो में मेंबर नहीं बनेगा, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया जी कि वो नाटो का तो नहीं हो सकता। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है रूस और यूक्रेन को। और जब पुतिन ने कहा कि एक्चुअली ट्रंप किस बात पर नाराज़ हुए हैं, जब पुतिन ने कहा कि भाई जेलेंस्की तो लेजिटिमेट है ही नहीं है सरकार इनकी, जी इनको तो पिछले साल चले जाना चाहिए, तो फ्रेश इलेक्शंस हों। अब तो इंटरिम गवर्नमेंट की भी बोल रहे हैं वो। अब उन्होंने बोला कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए जी इंटरनेशनल यूएन के अंडर में और इंटरनेशनल उससे लेकर के जी जो गवर्नमेंट चलाए और फिर इलेक्शंस हो। जी उनका कहना है कि नई गवर्नमेंट आ गई और हमारी ये जो भी हम सीज फायर डील कर रहे हैं उसको नहीं मानी, फिर क्या होगा। जी लेकिन देखिए उसका एक और एंगल है। जी दूसरा एंगल ये है, पावर में कौन आएगा, लग ये रहा है ये सब देख करके, अगर रशिया सपोर्टेड पार्टी आ गई पावर में जी। यूक्रेन में, फिर तो ट्रंप को डर है जी कि वो तो साइन ही नहीं करेगी मिनरल डील, फिर क्या होगा। जी तो ये भी एक उधर एक मतलब मैं करूँगा अंडरलाइन है जो मेरा जी, मत है जी। कि जो एक ये भी डर है। तभी उन्होंने, आप देखिए ट्रंप नाराज सिर्फ इसी बात पर हुए हैं,
डिले हो रहा है, ये हो रहा है, पुतिन आराम से कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। जी इस बात पर किया जब इन्होंने ये बोला कि वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए या इंतरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। जी इस बात पर उन्होंने नाराज़गी जताई कि वो डिले कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने ये भी कहा कि अगर नई लीडरशिप कोई आई यूक्रेन में तो जी। वो और लंबा खींचेगा इसको। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। अंडरलाइंग तो ये है कि वो हमारी मिनरल डील फिर कहाँ जाएगी। जी तो एक ये भी उनके पास डर है। दूसरा देखिए वहाँ जो मिनरल डील की जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है दबे जमान में, जो वहाँ के लोग कह रहे हैं यूक्रेन के, कि ये मिनरल डील का मतलब ये हुआ, पहली बार, हाँ, दो चीज़ और जो जेलेंस्की ने बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने उनको बोला है कि जो ये जितने पैसे अमेरिका ने दिए हैं वो एड नहीं है, ग्रांट नहीं है, एज ए लोन होंगे जो इन्होंने वापस करना है, और उसी के लिए मिनरल डील हो रही है। जी तो वो कह रहे हैं कि ये मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। जी और लोगों का कहना है कि ये तो 99% मिनरल्स, मतलब आप 100 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इनको दे रहे हैं। अमेरिका मतलब अब जाएगा ही नहीं। जिस हिसाब से वो पैसे डील होगी और ये कहेंगे हमारे पैसे हमको मिलने चाहिए, जी या वो ये कहेंगे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में इतने पैसे लगाएंगे, वो भी हम मिनरल से लेंगे, तो ये तो सदियों तक जो है इनके मिनरल्स लेता रहेगा अमेरिका। जी ये को सबसे बड़ी चीज़ है जो कि यूक्रेन के जो मीडिया है उसमें है, जी उसमें आ रही है। तो ये भी एक चीज़ है। और जो मतलब उनका ये कहना है, जो वहाँ का मीडिया कह रहा है यूक्रेन का, कि ये तो लाइफ टाइम पेमेंट हो गया, जी कि अमेरिका को हम जिंदगी भर, मतलब जनरेशन तक ये पैसा देते रहेंगे मिनरल्स के नाम पर। और अभी जेलेंस्की का देखिए, वो कह रहे थे पहले कि हम बात ही नहीं करें, अब कह रहे हैं कि हम रूस के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे इस डील के लिए, लेकिन पुतिन से बात नहीं करेंगे। तो बिना उसके वो भी चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये रियल पीस तो मुश्किल हो जाएगा जी इसके हिसाब से। और उन्होंने पुतिन, जैसे मैंने कहा, पुतिन का ये कहना है कि जेलेंस्की के साथ अगर हम कोई संधि करते हैं तो चैलेंज हो जाएगी। जो नई गवर्नमेंट आएगी वो चैलेंज करेगी, वो कहेगी कि ये तो संधि की है ऐसी गवर्नमेंट ने, ऐसे प्रेसिडेंट ने जो लेजिटमेट था ही नहीं, जी उसको तो बाहर रहना था। जी दूसरी चीज़ उनका कहना है कि अभी भी इन्होंने तो मार्शल लॉ लगाया हुआ है यूक्रेन में, जी तो मार्शल लॉ में कैसे बात हो सकती है जी ये गवर्नमेंट से इसके बारे में, संधि के बारे में। ये अपने पॉइंट लेके चल रहे हैं जी उनके साथ। और ये 25 जुलाई को बीबीसी ने लिखा है कि ये इन्होंने जेलेंस्की ने बोला है, जो बीबीसी के 2 दिन पहले का है, कि जेलेंस्की ने कहा है कि फ्रेश इलेक्शंस, जो ही ये परमानेंट सीज फायर हो जाता है तो हम फ्रेश इलेक्शंस करेंगे, और उन्होंने कहा कि 25 जुलाई तक हम फ्रेश इलेक्शंस करेंगे। जी तो वो भी ये लेके चल रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के वहाँ पर अभी भी देखिए क्लियर कट नहीं है कि ये सीज फायर डील कब कहाँ किधर जाएगी। और ट्रंप अभी भी, उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट देखिए, ट्रंप ने कल वाले में ये बोला कि मेरे रिलेशंस बड़े अच्छे हैं पुतिन से मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अगर कोई चीज़ है इसमें तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर मानेंगे और करेंगे। और टैरिफ की ज़रूर उन्होंने बात की है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, अगर नहीं माने तो 25 से 50% खासकर ऑयल पर। तो देखिए धमकी तो उन्होंने देनी थी, दिया भी। अब उल्टा देखिए धमकी उन्होंने ईरान को बोला, जी और ईरान पर तो पुतिन ने भी बोला है जी कि अगर ट्रंप उनके न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के अटैक करते हैं तो ये बहुत बुरा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जी तो ये सब चीज़ें तो मतलब जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट में, डिप्लोमेसी में इनकी चली रही हैं। और अभी जो बातचीत है देखिए जाहिर है, मैंने कहा कि इनके सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ मिल रहे हैं, और लग रहा है कि वो मिलने के बाद आपस में बातचीत इनकी ज़रूर होगी, और उस बातचीत से कुछ न कुछ शेप जरूर बनेगा उसमें। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखनी पड़ेगी। देखिए अभी ट्रंप कुछ कहें, अमेरिका के जनरल से कुछ भी कहें, इस लड़ाई के बाद रूस की आर्मी ऐसी आर्मी होगी जो दुनिया की सबसे, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा युद्ध के लिए तैयार आर्मी मिलेगी। जी वो जीतते जा रहे हैं, जीते हैं, इतने सारे वेपन्स यूज़ कर लिए, सब चीज़ें देख ली, तो वो तो सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे। जी और अगर ऐसी आर्मी के सामने मुझे लगता है कि शायद ट्रंप को भी 2 बार सोचना पड़ेगा, जिस तरह से ये चला है, क्योंकि हथियार सारे इनके थे, लोग पीछे के इनके थे, अब तब भी जो है कुछ नहीं कर पाए।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चलेंगी। अभी देखिए चीन के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी मॉस्को में हैं जी। और उन्होंने कहा है कि काफ़ी कुछ अचीव मतलब कई चीज़ें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है सीज़ फायर के बारे में, अचीवमेंट्स हुए हैं और भी चीज़ें होंगी। तो आगे मुझे लग रहा है कि ये तभी होगा हासिल जब अमेरिका या ट्रंप और इधर रूस और पुतिन देख लेंगे कि हाँ, उन दोनों की जो भी उनके लिए, उनके हित में जो चीज़ें हैं वो अगर हो रही हैं तो ये सीज़ फायर होगा। जेलेंस्की, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी दी है, तो अब तेहरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। क्या इन दोनों देशों के बीच कोई सीधी भिड़ंत भी हो सकती है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। ट्रंप ने पहले ही कहा था या लोगों ने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे कहीं, जी। जैसे पहले प्रेसिडेंट्स करते रहे हैं। जी। हाँ, ये जैसे हमने कहा ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं तो ये धमकी तो ज़रूर देते हैं और उस पर काम भी करते हैं। देखिए टैरिफ बढ़ा दिया कई जगह से, जी। चाहे यूरोप है चाहे बाकी जगह है, वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो सीधा उन्होंने बोला कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो हम बम बरसाएंगे। यही लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। लेकिन थोड़ा पीछे आप हिस्ट्री में चलिए, अमेरिका ही है जिसने कि न्यूक्लियर पावर इनको देना, रिएक्टर्स की बात करूंगा मैं, देना शुरू किया था ईरान को। और शाह ऑफ ईरान के समय से, मैं ये कहूँगा 1952-55 से ही ये बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। और 1967 में, 1967 में इनको जो पहला रिएक्टर अमेरिका ने दिया, जो यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब पावर के लिए, सिविल एनर्जी के लिए आया। और 1968 में ईरान ने एनपीटी साइन की, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उन्होंने साइन किया कि जो भी न्यूक्लियर इनको मदद मिल रही है सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए वो करेंगे। 1972 में निक्सन जो है ईरान गए, वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ पर रिलेशंस अपने बढ़ाए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सऊदी अरेबिया, ईरान, ये दो पिलर होंगे अमेरिका के यहाँ पर इस इलाके में, रशियन इन्फ्लुएंस को, रूस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। और उसके बाद 1979 में देखिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया, शाह ऑफ ईरान को भागना पड़ा। और जो अयतुल्ला खमेनी की जब गवर्नमेंट आई तो वो गवर्नमेंट एंटी वेस्ट और एंटी यूएस हो गई कि इन्होंने हमारा बहुत बर्बादी की है। जी। तो ये चीज़ें वहाँ चलती रहीं। उसके बाद इन्होंने यूएस एम्बेसी का सीज किया था, वो सबको पता है कि ये कैसे इनके बीच में दरार बढ़ती गई दोनों के बीच में। और 1980 में यूएस ने अपने रिलेशंस इनसे लगभग ख़त्म ही कर लिए ईरान से। और 84 में जो है इन्होंने, अमेरिका ने इराक और ईरान की जो युद्ध हुआ था उसमें ईरान के पीछे उसने ईरान को सपोर्ट किया। तो मतलब हालात इतने ख़राब होते गए थे। और 1988 में अमेरिका ने बोला कि गलती से उन्होंने एक प्लेन भी शूट डाउन कर दिया था ईरान का, जिसमें 250 से के आसपास लोग मारे गए थे। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ें कही गई थी। और 2002 में देखिए जॉर्ज बुश जब तक तो उन्होंने बोला कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक, ये तीन जो है सबसे ख़तरनाक देश हैं दुनिया में। उन्होंने बोला डेमन्स हैं ये, इनके खिलाफ चलना है। और लेकिन ये बातें चलती रही। 2015 में इन्हीं के टाइम ईरान ने जो है एक डील के लिए तैयार हुआ था, लेकिन बाद में वो डील भी सस्पेंड कर दी थी ट्रंप ने ही। और उसके बाद 2020 में ये रूस ने भी मदद की इनकी। रूस ने भी रिएक्टर्स वहाँ इस्टेब्लिश किए। और अभी जो इन्होंने बोला है, ट्रंप ने यही कहा है कि अगर वो एग्रीमेंट में नहीं आते हैं तो हम बॉम्ब गिराएंगे। अभी देखिए ईरान जो न्यूक्लियर प्लांट अपना ऑपरेट कर रहा है, मेन उसका जो रूस की सहायता से है, रूस के सहायता से है उनका, दूसरा भी है और तीसरा प्लान्ड है वहाँ पर। लेकिन रूस ये कर रहा है कि जो यूरेनियम यूज़ हो रहा है, स्पेंट यूरेनियम है, उन प्लांट्स का रूस वापस ले जाता है, जिससे कि उसको री एनरिच नहीं कर पाए। तो अभी मेन तो उसी के हिसाब से यहाँ चल रहा है। लेकिन
ईरान अपना जो यूरेनियम वेपन्स ग्रेड जो कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए वो छुपे हुए करता रहा है। और ये चीज़ 2003 में जो है जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो है ये सामने लाए थे कि ये कर सकता है, और इसके ऊपर फिर सैंक्शंस लगने शुरू हुए थे ईरान के ऊपर काफ़ी कुछ। और अभी फिर भी ईरान रुका नहीं था, और कहा यह जा रहा है कि ईरान कुछ ही दिन हैं जो अपना वो बना सकता है वेपन्स ग्रेड या न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। क्योंकि देखिए अब कुछ महीने पहले कहा जा रहा था कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, ईरान 60% तक इनरिचमेंट के उस पर कैपेबिलिटी पर पहुंच गया है, और 90% चाहिए वेपन्स के लिए। तो कहा जा रहा है कि अब तक तो पहुंच गया होगा जी। कर भी सकता है। और इसीलिए जब इन्होंने बोला ट्रंप ने, तो आप देखिए ईरान ने भी, उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि हम तैयार हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। उन्होंने अंडरग्राउंड सिलोज में मिसाइल्स और बाकी चीज़ें इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बोला नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने तैयार कर रखी हैं। जी। तो ये चीज़ अगर हुई तो ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर एक तरह से शुरू हो जाएगा। जी। और अभी देखिए 5 रिएक्टर हैं ईरान के पास। जी। अब वो किस रूप में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा, ना वो खुद ही बताएंगे। तो उसको देख के लग रहा है कि अगर ईरान, आप कुछ साल पहले जाइए इजराइल के साथ, तो इजराइल शुरू से कहता रहा है कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ईरान के ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है। जी। उन्होंने पूरे टारगेट पर कर रखा है, लेकिन अमेरिका ने शायद हरी झंडी नहीं दी। जी। हो सकता है कि जो इस समय हालात हैं उसमें वो हरी झंडी दे दें, लेकिन क्या दुनिया में फिर ये चीन और रूस चुपचाप बैठे रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो जी। मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे। और हालांकि ईरान ने भी, देखिए ईरान के राष्ट्रपति ने डायरेक्ट बातचीत तो मना कर दिया है अमेरिका से, लेकिन उन्होंने बोला है कि हाँ, इनडायरेक्ट जो बातें हैं वो चलती रहेंगी, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है या जो बाकी चल रहा है वो हम चलते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान इस जो है उन्होंने जो डर भय दिखाया, थ्रेट दिया है, उसको हम बड़ी सीरियसली ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने भी देखिए डिएगो गार्सिया जो सबसे नज़दीक है वहाँ पर अपने बेस में काफ़ी स्टेल्थ बॉम्बर से लेके हर एक चीज़ डिप्लॉय कर दिया है। एक और उसने नेवल फ्रिगेट भी वहाँ भेज दी है। तो अपनी तैयारी तो वो कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी लग रहा है मुझे कि डिप्लोमेटिक बातचीत जो जारी है वो चलती रहेगी, उससे फ़र्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लग रहा है कि जो अभी यूक्रेन की सीज फायर की बातचीत और पुतिन ट्रंप की चल रही है, क्योंकि पुतिन के अच्छे संबंध ईरान से, तो वो भी एक चैनल हो सकता है। और शायद इसमें पुतिन, ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन मदद करें उनकी, जी। जो पॉसिबल है, तो उसमें भी उनको इससे फ़र्क पड़ सकता है। और जहाँ तक डायरेक्ट वॉर का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल हो जाएगी। इसका इफेक्ट इजराइल पर भी होगा, अमेरिकन बेसेज पर भी होगा। जी। और दोनों के पास मिसाइल्स हैं, दोनों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो गए, वो भले 2, 4, 8, 10 भी हों, तब भी वो फ़र्क डाल सकते हैं। तो इससे जो है फ़र्क पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, रूस ने, डेली मेल की न्यूज़ है, जो इंग्लैंड का अखबार है, उसका कहना है कि रसा ने बोला है अमेरिका को जी। कि ये जो है अगर स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर किया गया तो उसका ये खामियाजा अलग भुगतना पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। जी। तो लेकिन डिप्लोमेसी चलती रहेगी, और मुझे लगता है कि ट्रंप डिप्लोमेसी में विश्वास कर रहे हैं, जी। चाहते हैं। तो इसलिए डिप्लोमेटिक मामले से हो सकता है इसका कुछ न कुछ हल निकले, डिप्लोमेसी और थ्रेट दोनों मिला करके, जी। तो उससे कुछ न कुछ हल निकल सकता है। जी, बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने बांग्लादेश के बदलते तेवरों की व्याख्या की, और मोहम्मद यूनुस क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपने विस्तार से बताया। भारत का जवाब क्या हो सकता है, ये भी आपने बताया। और नेपाल में राजशाही के समर्थन में जो आंदोलन चल रहे हैं, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी, उसके कारणों का उल्लेख किया। और रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से जानकारी देते हुए न सिर्फ युद्ध क्षेत्र बल्कि जो वार्ता की टेबलों पर क्या हो रहा है, उस पर भी आपने काफ़ी बारीकी के साथ अपनी सारी चीज़ें रखी हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को धमकी दी है, तो वो जो धमकी
तो है ही, साथ में ही ये जो अमेरिका और ईरान के बीच के जो संबंध हैं उसका इतिहास, भविष्य क्या हो सकता है अगर लड़ाई छिड़ती है और क्या लड़ाई छिड़ जाएगी, इस पर भी आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है सर। आज के कार्यक्रम को आपने काफ़ी ज्ञानवर्धक बनाया है और हमारे पाठकों दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं उसमें से अनेकों का समाधान इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से हुआ होगा। सर, आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।